अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ हसान आदिल, आई एम फ्रॉम रक्षंदा ग्रुप ऑफ स्कूल। आज जो हमारा लेक्चर है वो कंप्यूटर के हवाले से है, कंप्यूटर क्लास 6। तो चैप्टर का नेम है, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है कि बुक का, जिसका नाम है कंप्यूटर बेसिक। कंप्यूटर बेसिक के हवाले से यानी कंप्यूटर की जो बेसिक चीज़ें हैं, कंप्यूटर की जो बुनियादी मालूमात हैं, जो मैं समझता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो, सेकेंडरी लेवल का हो। इट डज़ नॉट मैटर कि भाई आप जो है वो एक लेवल पे जा कर के सीखें, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप जो है उसको एक लेवल पे सीखें, और एक लेवल पे सीखने के बाद आप उसको आपको हर चीज़ के हवाले से नो हाउ होनी चाहिए, कुछ बेसिक्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह वो सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन के साथ। कंप्यूटर बेसिकली है क्या? कंप्यूटर के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो कंप्यूटर के लिए मैंने एक डेफिनेशन को शॉर्ट करके यूटिलाइज़ करके लिखा है यहाँ पर कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंप्यूटर के हवाले से बहुत सारी डेफिनेशन दी जाती हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर। भाई ये भी एक डेफिनेशन है, लेकिन इसका एक एडवांटेज हो सकता है कि कंप्यूटर एक मशीन है, हमारे काम को आसान करती है, तो ये तो एक एडवांटेज बन रहा है। इट्स नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर डेफिनेशन जो मैं फॉलो अप कराऊंगा वो करूँगा कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है कि वो तमाम डेटा, वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी जब तक हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, कोई गाइडलाइन नहीं देंगे, कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। तो जब हम कंप्यूटर को गाइडलाइन दे देंगे, इंस्ट्रक्शन दे देंगे, कंप्यूटर वर्क करना शुरू करेगा। तो आपने जैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, कंप्यूटर अब उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। अब वो आपके लिए हुए डेटा को, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद वो क्या करेगा? आपको एक डिज़ायर रिजल्ट प्रोवाइड करके दे देगा, डेट इज़ आउटपुट। तो इनपुट किया हमने, इंस्ट्रक्ट किया कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने वो आपकी इन्फॉर्मेशन को लिया, डेटा को लिया, या आपके इंस्ट्रक्शन को कैरी डाउन किया, और उसको प्रोसेस करने के बाद आपको एक डिज़ायर रिजल्ट आपको प्रोवाइड करके दे दिया। और उसी डिज़ायर रिजल्ट को, जो आपने इनपुट किया था, उसी डिज़ायर रिजल्ट जो आपको मिला, उसी डिज़ायर रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे कि वो आपका क्या है? आउटपुट है। तो कंप्यूटर बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर काम करती है कि हम कंप्यूटर को इनपुट करते हैं, यानी इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करके दे देता है। तो कंप्यूटर का पूरा काम यही हो रहा होता है ऑल हर कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं बात करता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के हवाले से, कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या थी। तो देखिए, कंप्यूटर की अगर हिस्ट्री से हवाले से बात करूँ तो तकरीबन 1400 की टाइम की बात बता रहा हूँ, यानी आज से तकरीबन 600 साढ़े 600 साल पहले की बात। तो उस वक्त जो था बेसिकली कैलकुलेशन वगैरह के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती थी वो एबाकस हुआ करता था। आपने देखा होगा कि एक इस तरह से बॉक्स जैसा होता था, उसमें स्ट्रिंग होते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर गोल से बॉल जैसी चीज़ें डली होती हैं, आप उसको ऊपर नीचे अप एंड डाउन करते हैं। तो याद रखिएगा, उससे काउंटिंग करते थे, क्या यानी कि जितनी भी किस्म की कैलकुलेशन हुआ करती थी वो एबाकस की मदद से हुआ करती थी। फिर ब्लेस पास्कल ने जो है वो एक जो पंच कार्ड वगैरह लॉन्च करा दिया। फिर ठीक है, इसके बाद पेपर टेप लॉन्च हुआ, जिसके ऊपर आउटपुट निकलता था। ये सब चीज़ें जो थी पुराने दौर की बातें बता रहा हूँ, 1600 की, 1400 की, कि उस वक्त कंप्यूटर के अंदर कुछ इस तरह से काम हुआ करता था, अंटिल अनलेस जब तक कोई डिजिटल कंप्यूटर दुनिया के अंदर लॉन्च नहीं हुआ। तो फिर ये हुआ कि 1940 के अंदर जो है वो कंप्यूटर लॉन्च होना शुरू हुए, जो पहला वैक्यूम ट्यूब के नाम से कंप्यूटर लॉन्च हुआ था। और इसके अलावा चार्ल्स बेबेज जो थे वो फादर ऑफ कंप्यूटर थे, डिजिटल कंप्यूटर के हवाले से उन्होंने सबसे पहले इनोवेशन दी थी। कैलकुलेटर को ही सामने रखते हुए उन्होंने एक दुनिया के अंदर डिजिटल कंप्यूटर की इनोवेशन दी थी। इसके लिए मेरा एक प्रीवियस लेक्चर भी यूट्यूब पर मौजूद है, आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर कंप्यूटर की जनरेशन के हवाले से मिल जाएगा, तो आपको वहाँ से और आसानी हो जाएगी सीखने के लिए। अच्छा जी, इसके बाद मैं बात करता हूँ कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया अकॉर्डिंग टू साइज। अब साइज, कंप्यूटर के बहुत सारे साइजेस मौजूद हैं, कोई बड़े साइज का कंप्यूटर है, कोई छोटे साइज का कंप्यूटर है। तो अब इसको अकॉर्डिंग टू साइज कंप्यूटर कितने कैटेगरी का हो सकता है, तो हम उसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज। अकॉर्डिंग टू साइज के मुताबिक कंप्यूटर जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, 5 ब्रॉडली कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है। दैट इज फर्स्ट वन, वी हैव मोबाइल कंप्यूटर। अब ये मोबाइल कंप्यूटर क्या होता है? मोबाइल कंप्यूटर का मतलब ये जो हमारे घर में नॉर्मली जो मोबाइल्स यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो या कोई सा भी मोबाइल हो, बस स्मार्टफोन है। तो ये जो स्मार्टफोन्स बेसिकली मौजूद हैं, जिसके अंदर आप तमाम किस्म की डेटास को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तमाम किस्म के प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तमाम किस्म के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो तमाम के तमाम मोबाइल कंप्यूटर्स हैं। यानी कि आप हर चीज़ को देखें, जो चीज़ एक लैपटॉप कंप्यूटर में हो सकती है, वो तमाम की तमाम चीज़ों से एडवांस तरीके से अब मोबाइल पे हो सकती हैं। तो ये मोबाइल जो है वो मोबाइल कंप्यूटर कहलाता है। तो इसके अलावा ये स्मॉल इन साइज़ है, थोड़ा सस्ता भी है और महंगा भी है, दोनों तौर पे मिल जाता है, मॉडरेट है, ठीक है। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा हमारे पास एडवांटेजेस हैं। तो दैट इज़ अ मोबाइल कंप्यूटर। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर पे बात करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का दूसरा नाम पर्सनल कंप्यूटर भी होता है।
पीसी जिसको बोलते हैं, ये जो हमारे घरों के अंदर, ऑफिसेस के अंदर, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स के अंदर नॉर्मल जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, नॉर्मल जनरल पर्पस के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं, जिसमें कोई डॉक्यूमेंट टाइपिंग हो रही होती है, गेम खेल रहे होते हैं, या कोई वीडियो चला रहे हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो ये सब हमारे नॉर्मल वर्किंग होती है जो कंप्यूटर के साथ इंटरलिंक होती हैं। तो तमाम की किसी नॉर्मल वर्किंग जो कंप्यूटर के साथ इंटरलिंक हो रही होती है, वो तमाम के तमाम जो वर्क हो रहा होता है वो माइक्रो कंप्यूटर के साथ होता है, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, जो हमारे घरों के अंदर भी नॉर्मली यूजुअली मौजूद होता है, जैसे लैपटॉप वगैरह, तो ये भी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। देन मिनी कंप्यूटर। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर का एक और पॉइंट क्या है, माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली सिंगल यूज़र है, एक वक्त में कोई एक ही यूज़ कर सकता है। जो हमारे घर में लैपटॉप या कंप्यूटर होता है वो एक वक्त में कोई एक ही यूज़ कर सकता है। हाँ, वो बात एक अलग है कि बहन भाई लड़ा के दूसरा आपसे ले लें, वो एक अलग बात है, लेकिन एक वक्त में कोई एक ही सिंगल यूज़र काम करेगा। इसके बाद बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर बेसिकली जो है वो माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी माइक्रो कंप्यूटर तो बहुत छोटा है, मिनी कंप्यूटर जो होता है माइक्रो के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होता है, और एज वेल एज ये थोड़ा सा ये मल्टी यूज़र है, यानी मल्टी यूज़र का मतलब इसमें एक वक्त में ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, लेकिन इसका यूजेज काफ़ी टाइम पहले हुआ करता था, यानी माइक्रो कंप्यूटर के एवोल्यूशन से भी बहुत पहले का यूजेज पे जो था वो मिनी कंप्यूटर यूज़ किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे और एडवांस हुआ, कंप्यूटर का एवोल्यूशन आता चला गया, तो माइक्रो कंप्यूटर लॉन्च हो गया, जिसने चीज़ों को और एडवांस कर दिया, छोटा सा चीज़ कर दिया, अब हर कोई अलग अलग लेके यूज़ कर सकता है। तो इसी वजह से मिनी कंप्यूटर का एवोल्यूशन इतना बाकी नहीं रहा। इसके बाद हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बेसिकली मल्टी यूज़र ही है, यानी मल्टी यूज़र का मतलब एक वक्त में बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, और मल्टी प्रोसेसर है, एक वक्त में बहुत सारे टास्क भी परफॉर्म कर सकता है। ये क्या करता है, ये बल्क अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस को एक साथ परफॉर्म करवा के देता है। इस किस्म के कंप्यूटर्स जो होते हैं बेसिकली वो हमारे जैसे कि एयरपोर्ट्स, एयरलाइन की टिकटिंग वगैरह करना, बस की टिकटिंग करना, ट्रेन की टिकटिंग करना, यानी इन सब पे बल्क अमाउंट ऑफ डेटा या ट्रांजैक्शंस को जो परफॉर्म करा रहा होता है, वो तमाम का तमाम जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू हो रहा होता है। इसका भी एवोल्यूशन अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसको भी जो रिप्लेस कर दिया बेसिकली वो सुपर कंप्यूटर ने कर दिया। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर काफ़ी ह्यूज और बड़ा होता है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। ये कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है। स्पेसिफिक पर्पस का मतलब जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, ट्रैफिक लाइटिंग है, सिग्नल फोरकास्टिंग होती है, तो एक तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए कंप्यूटर को कोई इंडस्ट्री या कंपनी वाले यूज़ करते हैं कि उनको एक स्पेसिफिक काम चलाना होता है, तो वो लोग जो हैं वो बेसिकली सुपर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। ये भी लार्ज इन साइज़ होता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जा रहा है किसी एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करके आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करके देता है। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसके साइज़ के मुताबिक के 5 किस्म के। किताब से ज़रूर रीड कीजिएगा, या ताकि आपको बहुत क्लियर तरीके से ये चीज़ें समझ में आए। और भी जो लोग मेरे लेक्चर सुन रहे हैं वो लोग भी जो है वो इसको अगर पढ़ भी लेंगे तो मज़ीद क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जब तक स्टडी नहीं करेंगे सीख नहीं सकते आप लोग। अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में डेफिनेशन में एक बात बताई कि इनपुट और आउटपुट, कि कंप्यूटर को हम इनपुट करते हैं, वो प्रोसेस करता है, फिर आपको एक आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो सर ये इनपुट किस तरह किया जा सकता है? इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को क्या डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे, हम बोले और कंप्यूटर सुन ले? ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो और जो रिजल्ट दे रहा है वो भी किसके थ्रू दे रहा है, क्या हमें डायरेक्ट आके बता रहा है? ऐसा भी नहीं होता। तो कुछ ना कुछ मीडियम्स ऐसे हैं कि जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को अपना इनपुट दे रहे हैं, कंप्यूटर हमें अपना आउटपुट दे रहा है। तो कुछ मीडियम्स मौजूद हैं हमारे पास। अब वो मीडियम्स कौन से मौजूद हैं उसको देख लेते हैं पहले। तो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस पे बात करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जिनके तौर पर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो पहला मैंने आपको प्रोवाइड करा स्कैनर। अच्छा, इनपुट है क्या? इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो कंप्यूटर डेटा अपना इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कलेक्ट करता है, गेन करता है, डेटा को रिट्राइव करता है, ठीक है। तो पहला है हमारे पास स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर एक लेज़र लाइट लगी होती है और एक ग्लास की प्लेट होती है, जिसके ऊपर आप कोई भी टेक्स्ट पेज रख दें या इमेज पेज रख दें और उस पर रखते हैं, तो उसको फिर क्या होता है, जो लेज़र लाइट होती है वो उसको स्कैन करके एक नीचे पेपर के ऊपर उसको प्रिंट करा देती है, या आपके डिजिटल यानी जिपेक फाइल बना के, जिपेक फाइल का मतलब जो इमेजेस होती हैं, इमेज फाइल बना के आपके कंप्यूटर को डेटा दे देता है। तो कंप्यूटर उस डेटा को मैनिपुलेट कर लेता है। तो स्कैनर क्या है? बेसिकली किसी भी किस्म के जो टेक्स्ट इमेजेस होती हैं या इमेजेस होती हैं जिसको आप स्कैन करा सकते हैं, जैसे फोटो कॉपी वगैरह कराते हैं, तो स्कैन कराया वो डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ उसका डेटा रिप्लेस हो जाता है, या कभी कभी पेपर आउट भी निकल कर आता है, कॉपी हो जाती है जिसको कहते हैं। तो ये सब स्कैनर के टाइप में आ जाता है। इसके बाद है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है? जैसे आप कोई बड़े बड़े मॉल्स में जाएं तो वहाँ देखेंगे वहाँ प्रोडक्ट्स के ऊपर एक
कोड लगा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर सा कोड होता है, उसके ऊपर एक नंबर भी लिखा होता है, उसको कहते हैं बार कोड। बेसिकली वो बार कोड के अंदर तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जाता है, यानी जो प्रोडक्ट के ऊपर लगाया तो उस प्रोडक्ट की जितनी डिटेल होगी उस बार कोड के अंदर होगी। तो बार कोड रीडर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो स्कैनर एक लाइट देती है। तो जैसे उस बार कोड के ऊपर आप लाइट को स्कैन करते हैं, लाइट स्कैन करती है उस बार कोड को, उसकी जितना डेटा होता है वो बार कोड रीडर लेकर इनपुट करके डायरेक्ट कंप्यूटर को रिट्राइव करा देता है। कंप्यूटर के अंदर तमाम उस बार कोड के अंदर जितनी स्टोरेज होती है, जितनी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो कैरी डाउन कर लेता है। तो दिस इज वी कॉल्ड बार कोड रीडर। इसके बाद एक कार्ड रीडर। कार्ड रीडर बेसिकली क्या होता है, कार्ड रीडर ये होता है जैसे कि आप एटीएम में जाएं तो वहाँ अपना कार्ड होता है, आपके कार्ड के अंदर आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि कितना आपका अमाउंट है उस कार्ड के अंदर, कि आपका नाम क्या है, आपका कोड्स वगैरह, एनआईसी नंबर, हर चीज़ उसमें होती है। आपने जस्ट सिंपल मशीन के अंदर उस कार्ड को डाला और मशीन तमाम प्रोसेसिंग करके आपका कोड डाला और तमाम प्रोसेसिंग करके आपको इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर दे देती है। तो इन कार्ड डालने से क्या हुआ कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन कैरी डाउन हो गई, रीड हो गई। तो क्या कर रहा है, कार्ड रीडर है, तो कार्ड अगर डालने के बाद मशीन क्या कर रही है, उसको रीड कर रही है। जैसे आप पेट्रोल पंप्स पे जाते हैं या हॉस्पिटल्स वगैरह या मॉल में जाते हैं तो वहाँ बेसिकली अगर एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं तो जैसे कार्ड देते हैं वो मशीन पर उसको स्क्रैच करता है और स्क्रैच करके आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन उसकी वो छोटी सी मशीन में चला जाती है। तो वो कार्ड रीडर होते हैं, तो वो कार्ड की इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेते हैं बेसिकली और कंप्यूटर को मैनिपुलेट करवा देते हैं। तो ये भी इनपुट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है बेसिकली। देन आई हैव कीबोर्ड। कीबोर्ड भी क्या होता है, कीबोर्ड के थ्रू आप कंप्यूटर के अंदर तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। थर्ड जनरेशन के अंदर कीबोर्ड लॉन्च हुआ था, ठीक है। जनरेशन के जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, वहाँ आपको जनरेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो कीबोर्ड भी बेसिकली आप कीबोर्ड के थ्रू टाइप करके या उस पर कुछ लिख करके आप कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कंप्यूटर से बेसिकली आप करवाना क्या चाहते हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, उसका रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दे देता है। तो बेसिकली कीबोर्ड भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इस तरह इनपुट बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, कुछ किताब में भी बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन जो बेसिक्स थी वो मैंने आपको डिस्कस कर दी ताकि आपको इनपुट डिवाइसेस का बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, पता चले कि इनपुट होता क्या है, कि इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करता है बेसिकली और प्रोसेस करता है, ठीक है। तो इनपुट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब जब इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर को दे दी इन्फॉर्मेशन, अब कंप्यूटर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट भी देगा, यानी रिजल्ट भी देगा। अब रिजल्ट कहाँ देगा, तो हमारे पास कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी मैंने लिख दी। पहला लिखा है मॉनिटर और स्लैश डाल के लिख दिया मैंने LCD। पहले के टाइम पे मॉनिटर यूज़ हुआ करता था। अच्छा, मोनोक्रोम भी होता था। मोनोक्रोम क्या होता था, सिंगल कलर यानी ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था, फिर ग्रीन पे भी आया था, RGB पे आ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मॉनिटर जो है वो थोड़ा सा डिजिटल हो गया, ग्राफिक्स पे आ गया, पूरा ग्राफिक कार्ड लगने लगा, कलरफुल हो गया, ठीक है। तो मॉनिटर यूज़ करते थे। अब मॉनिटर पे होता क्या है कि कंप्यूटर के पास जो भी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम प्रोसेस करता है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, उसका रिजल्ट कहाँ दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा कहाँ, हमने कहाँ सेव करा है, कहाँ उसके प्रोसेसिंग कर रहा है वो, तो वो आपको स्क्रीन पे दिखा देता है। तो वो इसी स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, वो आपका मॉनिटर होता है, जो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन को इनपुट डिवाइसेस के थ्रू लेके प्रोसेस करके आपको आउटपुट के तौर पे दिखा देता है और स्क्रीन पे दिखा रहा होता है। तो दैट इज मॉनिटर। अच्छा, इसके बाद मैंने LCD भी लिखा है। LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो बड़ी बड़ी लार्ज जो स्क्रीन्स होती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, LCD बोलते हैं। नॉर्मली हमारे घरों के अंदर जो LED और यूज़ हो रही है, पहले LCD यूज़ होती थी, अब नॉर्मली LED यूज़ होती है, ज़्यादा एवोल्यूशन LED का है। और बड़े बड़े स्क्रीन्स जो यूज़ होती हैं बड़ी बड़ी जगहों पर, तो बेसिकली सब LCD हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होते हैं, तो जो वास्ट क्लियर बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होता है, हर कलर नुमाया कर रहा होता है और आपको तमाम आपका रिजल्ट जो है वो एक स्क्रीन पे मैनिपुलेट करके देता है। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस आ गया जिसके ऊपर रिजल्ट आ रहा है। प्रिंटर अगर आपने देखा हो कि जिसके तौर पे पेपर प्रिंट होकर निकलता है, तो होता क्या है कि कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कैरी डाउन होती है, आप जैसे उसको प्रिंट करते हैं कि आप चाहते हैं उसकी हार्ड कॉपी आपके हैंड आउट पे आ जाए, फिजिकली तौर पे आपके हाथ में आ जाए, तो आप प्रिंट करते हैं। तो जैसे प्रिंट करते हैं तो पेपर कॉपी, हार्ड कॉपी आपके हाथ में आ जाती है। तो वो क्या कर रही है डिवाइस, उसको मैनिपुलेट करके आपको एक रिजल्ट आपके हैंड आउट पे दे रही है। तो प्रिंटर भी क्या होगा, एक आउटपुट डिवाइस जो इन्फॉर्मेशन को लेकर प्रोसेस करके आपको डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करके दे रही है। इसके बाद है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, जो हाई क्वालिटी या लार्ज अमाउंट ऑफ जो डिज़ाइंस होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, उनको प्रिंट करके देता है। भाई फॉर एग्जांपल एक छोटी मोटी ग्राफिक्स जो होती है वो तो चलो प्रिंटर से प्रिंट निकल कर आ जाएगी। कलरफुल प्रिंटर भी होते हैं। प्रिंटर भी दो किस्म के होते हैं, ठीक है, एक कलरफुल होता है और एक ब्लैक एंड वाइट होता है। तो अच्छा, अब प्लॉटर के अंदर क्या होता है, जैसे बड़े बड़े आपने बाहर देखे होंगे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं ग्राफिक्स के, जैसे जोंग वालों के हो गए या किसी की भी कंपनीज़ के हो गए, बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। तो जो बड़े बड़े से पोस्टर्स लगे होते हैं, अब वो छोटे से प्रिंटर से तो प्रिंट नहीं निकलता, तो वो बड़े बड़े उसके लिए मशीनें रिक्वायर्ड होती हैं जो उसके तौर पे वो प्रिंट निकाल के बड़े हाई क्वालिटी के रिजल्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड करके देगा। तो वो प्लॉटर होता है जो हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स को आपको प्रिंट निकाल करके देगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के हवाले से कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड है,
एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर रन अप नहीं कर सकता। कंप्यूटर के लिए इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम इज इक्वल टू हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस यूज़र, 3 चीज़ें बनाई जाती हैं। यानी कंप्यूटर सिस्टम इज इक्वल टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र। हार्डवेयर क्या होता है? जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि जितनी भी मैंने चीज़ें लिखी, बार कोड, कीबोर्ड, स्कैनर और मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर हो गए, कीबोर्ड हो गए, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, ये सब फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, तो इनको हार्डवेयर बोलते हैं। जब ये सब कुछ होगा तभी तो कंप्यूटर रन अप करेगा, लेकिन डायरेक्ट सिर्फ ये इनके होने से कंप्यूटर रन अप नहीं करेगा। इनको रन करवाने के लिए कोई सिस्टम रिक्वायर्ड होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर ही क्या करवाता है? उस सिस्टम्स को रन अप करवा के रन करवाते हैं उस फिजिकल कंपोनेंट्स को, यानी उस हार्डवेयर को रन करवाता है। और अब सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कौन करता है? वो यूज़र करता है, यानी कि हम। जब हम उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं यूज़र, तो हम सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं, सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क यानी हार्डवेयर को ऑपरेट करवाता है। तो ये तीनों चीज़ें जब इक्वली कंबाइंड होती है तो वो एक कंप्यूटर सिस्टम बना देती हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली 2 किस्म के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो कंप्यूटर की बेसिक्स होती हैं, जो कंप्यूटर को, पूरे कंप्यूटर को रन करवाते हैं, जो उसके हार्डवेयर्स को रन करवाते हैं। जैसे विंडो कंप्यूटर के अंदर नहीं होगी तो वो रन ही नहीं करेगा। आपके मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड सिस्टम्स होते हैं, तो ये एंड्रॉयड सिस्टम जो है ये रन करवा रहे हैं मोबाइल को। इसी तरह लाइनक्स, ये भी एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर को बेसिकली ऑपरेट करवाती हैं। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई गेम खेलना है, आपको कोई इंटरनेट ब्राउजिंग किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करनी है, आपको कोई सॉफ्टवेयर चलाना है, या आपको कोई फेसबुक चलानी है, व्हाट्सएप चलानी है, तो ये सब डायरेक्टली सिस्टम नहीं करवा के देगा। आपको इसके लिए स्पेसिफिकली कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। जैसे फेसबुक अगर मोबाइल में चलाना है तो आप डाउनलोड करेंगे उसको, या व्हाट्सएप चलाना है तो डाउनलोड करेंगे। तो ये किस्म के सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? ये किस्म के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को, एक एप्लीकेशन को परफॉर्म करवा के देते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो पूरे सिस्टम को रन अप करवाता है। तो ये सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरी थी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हमारे पास आखिरी कैटेगरी है, दैट इज सेकेंड लास्ट कैटेगरी है, स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस का मतलब ये होता है कि स्टोरेज का मतलब होता है कि जो डेटा को अपने पास स्टोर करे, रिट्राइव कर ले, सेव कर ले। वो 2 तौर पे करता है, या तो टेम्प्रेरी तौर पे करेगा या परमानेंट तौर पे करेगा। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए भी डेटा स्टोर होता है और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी डेटा स्टोर हो रहा होता है। तो किस तरह होता है तो वो देख लेते हैं। अब डेटा को सेव कराना है तो पहला मैंने बताया प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यानी स्टोरेज डिवाइस की एक टाइप है। तो प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो शॉर्ट टर्म यानी टेम्प्रेरी तौर पे डेटा को स्टोर कराती है। कुछ टाइम के लिए डेटा स्टोर करेगी और उसके बाद वो उसको ओमिट कर देगी, हटा देगी, ठीक है। और फिर वो डेटा परमानेंट तौर पे सेकेंडरी मेमोरी के पास चला जाएगा। इसके रैम टाइप में मैंने लिखा है रैम एंड रोम। कंप्यूटर के अंदर आपने देखा ग्रीन कलर की एक प्लेट होती है जो सिस्टम को रन करवाती है। तो जब आप कंप्यूटर की कैसे कोई भी फाइल कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी एक फोल्डर से लेकर दूसरे फोल्डर तक अगर फाइल कॉपी हो रही है तो कॉपी होने के दरमियान में वो फाइल कहाँ पर है? तो टेम्प्रेरी तौर पे जो डेटा स्टोर हो रहा है वो रैम के अंदर या रोम के अंदर हो रहा है और फिर ट्रांसफ़र करके आपको दूसरे फोल्डर में दे देता है। तो रैम और रोम वो प्राइमरी मेमोरी होती है जो टेम्प्रेरी तौर पर वर्क करती है, टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है जो परमानेंट तौर पे डेटा को स्टोर करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को परमानेंट तौर पे स्टोर कर लेती है। इसके एग्जांपल में हमारे पास क्या लिखा हुआ है देख लें, हार्ड डिस्क। एचडी का मतलब है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के अंदर देखें तो हार्ड डिस्क लगती है। तो हार्ड डिस्क क्या करते हैं, तमाम वो मुख्तलिफ साइज़ की होती है, जितने भी जीबी की ले लें आप, जितने भी टीबी की ले लें। मोबाइल के अंदर पहले मेमोरी कार्ड लगते थे, अब तो उसकी अपनी बिल्ट इन आ जाती है, लेकिन बिल्ट इन भी तो बेसिकली उसकी एक मेमोरी है। तो मोबाइल के अंदर पहले मेमोरी कार्ड लगाते थे आप 2 GB का, 4 GB का। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी हार्ड डिस्क लगती है उसके डेटा को स्टोर करवाने के लिए। तो हार्ड डिस्क वो होता है जो उसके डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर लेता है। ये इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, उसके अंदर भी लगा दी जाती है। और पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी आती है जो आपको बाहर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये इसका आ गया। इसके बाद है ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज बेसिकली लेज़र पे काम करता है। लेज़र पे काम करने का मकसद क्या होता है, जैसे कि पहले देखा होगा आपने सीडीज़ चलती थी, जैसे शादी आदि की भी सीडी रिकॉर्ड हुआ करती थी, या फिल्म्स या गेम्स वगैरह की आप भी कंप्यूटर की सीडीज़ मिल जाती हैं। लेकिन अब तो बहुत से लोग जो है इंटरनेट से काम कर लेते हैं, उनको अब सीडी की इतना एवोल्यूशन नहीं रहा। लेकिन पहले होता था यूज़ कि वो सीडी के ऊपर वो लेज़र बीम के थ्रू उसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता था, वो सीडी को रख लिया जाता था अपने पास। तो वो बेसिकली वो तमाम टाइप्स जो था वो ऑप्टिकल स्टोरेज का टाइप था। इसके बाद है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी है जो आपके USB होता है, SD कार्ड होते हैं, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होती हैं आपकी वो फ्लैश मेमोरी के टाइप में आ जाती हैं। यानी फ्लैश मेमोरी इन किस्म की कैटेगरीज में आ जाता है, USB, मेमोरी कार्ड, ये सब। तो ये भी आप इसके अंदर कुछ डेटा को स्टोर करा, उसको फिर अपने साथ कैरी डाउन कर लिया और जब तक उसको सेव रखेंगे तब तक आपका डेटा भी सेव रहेगा। तो लॉन्ग टाइम के लिए डेटा सेव हो गया।
एक और इसमें एक और कैटेगरी होती है जो कि है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप के अंदर वो पहले टेप रिकॉर्डर कैसेट्स चलती थी, देखा होगा, वो रील होती थी ब्राउन कलर की, तो वो जो होती थी पेपर टेप कैसेट्स होती थी, और फ्लॉपी डिस्क हो गई, तो ये सब चीज़ें जो होती है मैग्नेटिक डिस्क हो गई, ये पहले चलती थी। तो उसके अंदर भी हम लोग डेटा को अपने लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर दिया करते थे। VCR की कैसेट्स होती थी जिसमें गोल रील हुआ करती थी ब्राउन कलर की, लेकिन अब तो वो सब का एवोल्यूशन नहीं रहा, तो वो सब मैग्नेटिक डिस्क की टाइप थी। एक और अब अच्छा ये तो सब सेकेंडरी मेमोरी में आ गया। स्टोरेज डिवाइस का एक और अब इस वक्त एक बड़ा एवोल्यूशन आया है कि आपको ना प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत है ना आपको सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत है। प्राइमरी मेमोरी तो बेसिकली डेटा को रन करवा रहा है या टेम्परेरी तौर पे स्टोर करा रहा है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत अब बाकी नहीं रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब ऑनलाइन क्लाउड आ गया है। ऑनलाइन क्लाउड का मतलब जैसे गूगल ड्राइव वगैरह है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो ये लोग क्या करते हैं, लोगों ने ऑनलाइन आप लोगों को ड्राइव दी हुई है जहाँ पे बेहतरीन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। पहले लिमिट होती है और फिर उसके बाद जब आपको लार्ज अमाउंट चाहिए होता है तो आप उसको परचेस कर लेते हैं। तो वहाँ पे आप अपना वो ईमेल आईडी वगैरह डाल के अपने तमाम डेटा को डायरेक्ट वहाँ स्टोर करवा दें। तो वो क्या है, वो तो लाइफ टाइम सेविंग है कि मतलब आप शायद मर भी जाएं लेकिन वो चीज़ आपके डेटा वो एक ऑनलाइन पे कंटिन्यूसली सेव रहेगा अनटिल अनलेस बस आप अपनी आईडी पासवर्ड डालें और डेटा तमाम आपका सामने आ जाएगा। तो ये ऑनलाइन क्लाउड का भी एक एग्जाम्पल आ गया। अब जैसे ये यूट्यूब वगैरह, इस पर भी डेटा को देखें आपका लॉन्ग टाइम सेव ही रहेगा। कंप्यूटर लैंग्वेज, अब आखिरी टॉपिक है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज। देखिए हर इंसान को एक दूसरे से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं इंग्लिश और उर्दू में आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। अगर मैं किसी अंग्रेज़ से बात करूँगा तो इंग्लिश में बात करूँगा, वो भी समझ जाएगा। तो किसी ना किसी को कम्युनिकेशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह कंप्यूटर को भी कोई ना कोई लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड है कि हम उससे कंप्यूटर से बात करें तो कंप्यूटर उसको रन करने लगे। अब हम कंप्यूटर को इस तरह थोड़ी बोलेंगे कि भाई आप ऑन हो जाओ, वो ऑन हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो हमें कोई ना कोई ऐसी लैंग्वेज रिक्वायर्ड है कि जो हम उससे कम्युनिकेट करें और कंप्यूटर उसको रन अप करना शुरू करे। सबसे पहला है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को मतलब क्या होता है, कंप्यूटर की वो लैंग्वेज जो डायरेक्टली आपकी जो है सिस्टम से इंटरलिंक करती है, जो डायरेक्टली मशीन से इंटरलिंक करती है लैंग्वेज, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज। इसके दो कैटेगरी हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। पहला है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज। ये 0-1 की कोडिंग होती है। तो कंप्यूटर के जो बेसिकली कंप्यूटर जो बुनियादी लैंग्वेज समझता है वो बेसिकली मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। यानी कंप्यूटर को आप जो भी बात करते हैं उसके अंदर असेंबलर और कंपाइलर्स वगैरह होते हैं, ट्रांसलेटर होता है जो उसको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज पे लेके जाता है। तो मशीन लैंग्वेज होती क्या है, 0-1 की कोडिंग, ठीक है, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली अल्फ़ाबेट्स और सिंबॉलिक कोड्स पे काम करती है। अल्फ़ाबेट्स और सिंबॉलिक कोड्स क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स यानी ABCD वगैरह, और सिंबॉलिक कोड जैसे कि एस्टेरिक का सिंबल, क्वेश्चन मार्क, फॉरवर्ड का फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश, ग्रेटर दैन, लेस दैन, फुल स्टॉप, ये सब सिंबल्स होते हैं। तो इन सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स की कोडिंग होती है तो कंप्यूटर उसको रन करता है। तो उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज बेसिकली आपकी सेकंड जनरेशन में लॉन्च हुई थी और फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो था वो मशीन लैंग्वेज यूज़ हुआ करती थी। इसके बाद आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज आपकी लास्ट लैंग्वेज होती है जो बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज को भी समझता है। इसके एग्जांपल्स में आपका फोर्टेन, कोबल, CSS, जावास्क्रिप्ट, तो ये jQuery, ये सारी वो लैंग्वेजेस होती हैं जो आपकी बुनियादी लैंग्वेजेस को, आपकी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ रहा होता है डायरेक्टली। अब हमें कोई ऐसी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है कि हमें मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत हो। अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आप बस वॉइस रिकॉग्नाइज करवाते हैं, अपना वॉइस से बोलते हैं, वो टाइप होने लग जाता है। तो बेसिकली इतनी दौर एडवांस हो गया, तो वो हाई लेवल का टाइप है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सारा लेक्चर समझ में आया होगा। इसको बुक से भी एक मरतबा रीड ज़रूर कर लीजिएगा, लेक्चर्स को 2 से 3 बार देखिएगा ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ में आए। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप इनबॉक्स करके हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।